नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो पटना सिटी से आ रही है और सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दरगाह रोड इलाके में बीती रात बम ब्लास्ट हुआ और इसकी तस्वीरें अब सीसीटीवी में कैद जो हुई थी वो सामने आ चुकी हैं। दरअसल 3 की संख्या में आए अपराधी किसी वारदात की प्लानिंग कर रहे थे। एक अपराधी के पास बम था, पॉलिथीन से बम निकालते समय वो बम नीचे गिरा और ब्लास्ट हो गया। बम फटने से एक अपराधी घायल हो गया है, जबकि 2 मौके से फरार हो चुके हैं। घायल अपराधी को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जिनकी पहचान मोहम्मद नदीम के नाम से हुई है। इस पूरे मामले को पुलिस गंभीरता से ले रही है, छानबीन में जुट गई है। और आपको यह बताएं कि ये तीनों अपराधी दरगाह रोड में बच्ची की मौत पर हुए हंगामे में शामिल थे। तो बड़ा धमाका, और इस धमाके में जिस तरह से बताया जा रहा है कि बैग से बम गिरा, ब्लास्ट हुआ, इसकी चपेट में एक अपराधी आ गया। हालांकि 2 भागने में कामयाब रहे। इनकी मंशा स्पष्ट थी कि इस धमाके का क्या अंजाम हो सकता है। इन्हें पता था कि अगर ब्लास्ट होता है तो बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इससे अलग ये जब ब्लास्ट हुआ इसकी चपेट में ये लोग खुद आ गए। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो इसके पीछे जो इनकी मंशा थी वो और भी स्पष्ट हो जाए। तो 3 की संख्या में आए अपराधियों ने एक सुनियोजित घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन जो तैयारी वो कर आए थे वो फुल प्रूफ नहीं निकली और अचानक दुर्भाग्य कहिए उनका कि बम जो है उनकी बैग से नीचे गिरा और ब्लास्ट हो गया। तो बड़ी खबर एक मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां युवती की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की गई है और हत्या के बाद युवती के शव को केमिकल से जलाया गया है। मृत लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। लड़की का शव नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में मिला है। तो युवती की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। हालांकि इसमें एक दुखद बात यह है कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की गई है। हत्या के बाद युवती के शव को केमिकल से जलाया गया है। सुधीर हमारे साथ हैं, अपडेट के लिए सीधे जुड़ते हैं। सुधीर, क्या अपडेट हैं? फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है और पूरे इलाके में बड़ा सनसनी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से रिहायशी इलाके में और कहते हैं कि शहर के अंदर ये मन है और उस मन में ये शव मिला है, तो लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। ये लड़की है जिसके हाथ और पांव दोनों बंधे हुए हैं, टी-शर्ट और निकर उसने पहन रखा है। कई तरह की बातें हो रही है और जो सीन है, जो स्पॉट का सीन है, क्राइम सीन है, उसके मुताबिक स्थानीय लोग उसमें दुष्कर्म के बाद हत्या की बात बता रहे हैं और पहचान छुपाने के लिए बुरी तरीके से उसके पूरे शव को जला भी दिया गया है। चेहरा उसका बिल्कुल लगता है कि जैसे बर्न कर गया है और कमर के नीचे का हिस्सा अभी सलामत है। तो कई तरह के सवाल हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कहा है कि अभी दुष्कर्म की बात पुलिस पुष्टि नहीं कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक उसका इंतजार करना पड़ेगा, प्रीमेच्योर बात कह रही है। लेकिन जिस तरीके से शव बरामद हुआ है रिहायशी इलाके में, शहरी इलाके में, तो जाहिर है बड़ी चिंता का विषय है और लोग इससे काफी डरे सहमे और सनसनी में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में युवती की हत्या की गई है और बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई और केमिकल से जलाने की कोशिश की गई है। और खबर है नवादा से, जहां 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है और इस झड़प में घायल शख्स की मौत हो गई, जबकि 13 घायलों का नवादा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना नरहट थाने के कानूनगो बीघा गांव की है और यह बताया जा रहा है कि मृतक रामस्वरूप यादव का गोहिया आहर पैन के ठेके को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद में गांव के आशीष यादव और उसके गुर्गों ने रामस्वरूप यादव पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। बचाने गए लोगों को भी आशीष यादव के गुर्गों ने पीटा और इस घटना के बाद सभी आरोपी गांव से फिलहाल फरार हैं और अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पापा जी आ रहे थे हमारे नानी घर से, पुनौल से। तो क्या हुआ इनके साथ? अचानक से हमला कर दिया उन लोगों ने। मेरा पिताजी कोई किसी से बात नहीं हुआ, ना किसी से विवाद था, ना किसी से बोलचाल था। अचानक से विवाद करके मारपीट कर दी, उसको डेथ हो गई। और बड़ी खबर है रोहतास के डेयरी ऑन सोन से, जहां सोन नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। घटना डालमिया नगर के मकराइन की है और यह बताया जा रहा है कि 11 साल की प्रियंका और 8 साल की खुशी घर से निकलकर नदी किनारे गई थी, जहां वो सोन नदी के पानी में डूब गई।
आपको यह भी बताएं कि मखराइन के आसपास सोन नदी के अवैध रूप से बालू की निकासी के लिए बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए हैं और ऐसे में नदी किनारे जाने वाले लोगों को ये पता तक नहीं चल पाता कि वो कब गड्ढे में जा गिरे। इन गड्ढों में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। बालूघाट चल रहा है, इसी वजह के ये सब हो रहा है। कितना बच्चा चल गए हैं, कितना जवान गुजर गए हैं। इस बालूघाट को बंद करवा दीजिए। हम लोग सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि बालूघाट बंद हो जाए। आज क्या हुआ बेटा? आज हुआ कि हम लोग सो हुए थे और आए थे खेल, रोज हम लोग आते थे खेलने, लेकिन वो पता नहीं 3:30 बजे या 4 बजे की आई चुकी थी और इधर पता नहीं कर रही थी और किनार पर फिर बाद में पता चला कि वो डूब के मर गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले सामान की कालाबाजारी शुरू हो गई है और इसे लेकर सीबीआई ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। इंटरपोल से मिली सूचना के मुताबिक बाजार में नकली मास्क, हैंड सैनिटाइजर और पीपीई किट बिक रही हैं और ये नकली सामान सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। मिथेनॉल से बना हैंड सैनिटाइजर स्किन के लिए बेहद खतरनाक है। सीबीआई ने राज्यों को फर्जी विक्रेताओं से सावधान किया है। और आज की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गंडक नदी पर निर्मित 70 घाट पुल का लोकार्पण करने वाले हैं। 263 करोड़ से अधिक की लागत इस पुल के निर्माण पर आई है। गंडक नदी पर निर्मित यह पुल सारण और तिरहुत प्रमंडल को आपस में जोड़ेगा। 1440 मीटर लंबे इस पुल का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं गोपालगंज के इस 70 घाट महासेतु के पास और यही वह महासेतु है जिसको अब से थोड़ी देर के बाद सीएम नीतीश इस महासेतु का उद्घाटन करेंगे और 263 करोड़ की इस परियोजना का आज उद्घाटन है। और इस पुल के बन जाने से आप देखेंगे जो दियारा इलाका है, इस दियारा इलाके में जो है ये नस्लों का गढ़ कहा जाता था, तो अब 70 घाट के इस महासेतु के बन जाने के बाद से दियारा इलाके में जो किसान है वो समृद्धि आएगी। किसानों को जो फसलें हैं उन फसलों को बड़ा बाजार मिलेगा और गोपालगंज के अलावा तिरहुत, सारण, सिवान और चंपारण के जो कई इलाके हैं वो कनेक्टिविटी में आ जाएंगे। और आप देखेंगे कि जो कार्यक्रम जो सीएम पटना से उद्घाटन करेंगे इसका, तो यहाँ पर अधिकारियों के लिए कैंप बनाया गया है। अधिकारी यहाँ पर और कुछ कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। तो जो गोपालगंज का जो 70 घाट महासेतु है, इस महासेतु का उद्घाटन हो जाएगा और इसके साथ ही जो गोपालगंज का जो दियारा इलाका है उस इलाके और खासकर जो ये पिछड़ा इलाका माना जाता है, तो इस इलाके को बड़ा बाजार भी मिलेगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और आइए आपको बताते हैं कि आज मुख्यमंत्री किन किन योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं। पूर्वी चंपारण में गंडक पर बने 70 घाट पुल का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा लखीसराय बाईपास का भी आज उद्घाटन मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा होना है। रोहतास में सासाराम बाईपास का भी शिलान्यास आज होगा। इसके अलावा रोहतास में बेदा से मोकर तक बाईपास भी शामिल है। तकरीबन 263 करोड़ की लागत से यह 70 घाट पुल का निर्माण हुआ है। 20 अप्रैल 2012 को इसका शिलान्यास हुआ था। सारण और तिरहुत प्रमंडल को यह पुल जोड़ने का काम करेगा। 1440 मीटर इसकी कुल लंबाई है और पुल निर्माण निगम ने इसका निर्माण करवाया है। तो ये जानकारियां हैं। और इधर लखीसराय को आज सीएम सौगात देने वाले हैं। 146 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास सड़क और 122 करोड़ की लागत से कुंदर बराज का उद्घाटन करेंगे। सीएम ये उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे, जिसे लेकर जिले के लोगों में खुशी है। जिला वासियों के लिए बहुत चिर प्रतीक्षित मांग था जो आज पूरा हो रहा है। इससे लखीसराय जिले वासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। आम जनता को आज बरसों बाद ये सपना साकार होने जा रहा है। इस जिले के लिए, यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए ये आज हम लोग के लिए खुशी की बात है। आज लखीसराय के लिए ये ऐतिहासिक दिन रहेगा क्योंकि बाईपास का जो उद्घाटन हो रहा है वो लखीसराय निवासियों के लिए एक वरदान साबित होगा। हमारे शहर का डेवलपमेंट बढ़िया होगा। और सीएम नीतीश कुमार आज सासाराम में 9 किलोमीटर लंबी बाईपास सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिलान्यास करेंगे। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की तरफ से बनाए जा रहे इस सड़क पर 122 करोड़ से अधिक की लागत आने वाली है। इसमें सासाराम के शहरवासियों में बहुत काफ़ी खुशी है। सासाराम के शहरवासी विगत कई वर्षों से
जाम के समस्या से, संकट से जूझ रहे थे, घंटों घंटों जाम में फंसे रहते थे। लेकिन आज वो दिन दूर होने का दिखाई दे रहा है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हो रही है, पूरे जो देखा जा रहा है, वो बालू लदे जो ट्रक जो है वो सड़क की और पुल की मात्रा को खत्म कर दे रहे हैं। अगर इन सब चीजों पर हम नियंत्रण कर लें तो निश्चित रूप से सड़क का जो चौड़ीकरण सड़क का किया जा रहा है, जो बाईपास बनाया जा रहा है, उसका लाभ आमजनों तक पहुंचेगा। उधर बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। बीते कई घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे पटना के सगुना इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल नगर निगम के सफाई कर्मियों ने इस इलाके के नालों की सफाई करने के बाद सारा कचरा सड़क पर डाल दिया था, जिससे आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हो रही है। स्थिति का जायजा लिया है सहयोगी अमित कुमार ने। पटना नगर निगम ने मानसून के दस्तक से पहले पटना के सभी नालों की सफाई का दावा किया और सफाई काम जो है वो चलाया भी गया। और आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये सगुना मोड़ के समीप का इलाका है और ये निचली रोड है, जहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कचरे का जो अंबार है वो सड़क पे लगा हुआ है। जो लोग हैं उनको खासी परेशानी हो रही है। हम लोगों से भी बात करते हैं, पहले जान लेते हैं। भैया ये बताइए, क्या नाम है आपका? आकाश राज नाम हुआ मेरा। आकाश जी, ये बताइए कि ये सड़क है या नाला है, क्या लगता है? ये सड़क को नाला बना दिया गया है। एकदम बेकार एक्सपीरियंस, इधर से जाने लायक नहीं है ना। बेकार ऐसे करना चाहिए, कोई भी जाएगा गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। घटनाएं भी हुई है, कई घटनाएं भी हुई है। ये तो लेकिन सर करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम ने दावा किया कि सारे नालों की सफाई कर दी गई। क्या ये सफाई मुकम्मल है? इसे सफाई कहेंगे? नहीं, इसे सफाई नहीं कहेंगे। ये तो एक तरह से नरक है, इससे जाने लायक नहीं है। बिल्कुल नरक है। और आप खुद भी देख सकते हैं कि स्थिति क्या है, कितनी बदतर स्थिति है। बदबू आ रही है, पूरे नाले की कचरे को जो है वो सड़क पे रख दिया गया है और सड़क जो है वो पूरे तरह से कहा जाए तो कचरे का ढेर में तब्दील हो चुका है। तो यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं ये कितनी परेशानी हो रही है जिस तरह से सड़क पे जो है कचरे डाल दिए। परेशानी तो भैया बहुत है, फिसलन हो रही है, जा रहे हैं तो यहाँ से हाँ बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है सामान के लिए। लेकिन नगर निगम का अधिकारी कहते हैं कि हमने तो सफाई कर दी, शहर को जो है वो कचरा मुक्त नालों को। सब झूठ है भैया, सब झूठ है। तो ये महिला हैं, ये भी बता रही हैं कि बहुत समस्या हो रही है लोगों को आने जाने में। एक तरह से कहा जाए तो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और पूरे तौर पे देख सकते हैं कि जिधर पूरी सड़क जो है तकरीबन 20 फीट चौड़ी ये सड़क है और सड़क की स्थिति अपने आप में बताती है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो कितने सजग हैं नालों की सफाई को लेकर करके। और जो सरकार का राजस्व खर्च हुआ है इस नालों की सफाई के ऊपर। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब न्यूज़ 18 के कुछ सवाल हैं, सवाल का जवाब भी चाहेंगे कि निगम की तरफ से मिले, लेकिन कब तक मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन सवाल जायज़ हैं। सवाल ये है कि निगम कर्मी आखिर क्यों इस तरह से काम करते हैं कि नालों की सफाई किया और वहीं पास में कचरा डंप कर दिया। लोगों की परेशानी को आखिर निगम कर्मी क्यों नहीं समझते, क्योंकि निगम कर्मी इस इलाके में भी रहते हैं। नाले से कचरा निकालकर सही जगह पर डंपिंग क्यों नहीं हो पाती? पहली बारिश में अगर ये हाल है तो आगे मुसीबतें बढ़ेंगी, ये उन्हें भी पता है। निगम कर्मी आखिर क्यों करते हैं इस तरह से काम? तो कई सवाल हैं। चलिए इसके बाद अब सीतामढ़ी की खबर लेते हैं, जहां रीगा चीनी मिल पर किसी भी वक्त ताला लग सकता है। राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर रीगा चीनी मिल का लगभग 20 करोड़ रुपया बकाया है, जिसका भुगतान लंबे अरसे से नहीं हो पाया है। सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल लगभग 86 साल पुरानी ये चीनी मिल की बेहद खस्ता हाल है। अपनी माली हालत दुरुस्त करने के लिए इसे सरकार की संजीवनी की जरूरत है। रीगा चीनी मिल से लगभग 50,000 किसानों की रोजी रोटी जुड़ी है, जो हर साल अपनी नकदी फसल चीनी मिल के हाथों बेचकर अपने साल भर के खर्चे का जुगाड़ करते हैं। इस चीनी मिल में एक सत्र में तकरीबन 120 करोड़ रुपए के गन्ने का पेराई होती है, लेकिन चीनी मिल पिछले 5 सालों से लगातार घाटे में चल रहा है। हालात ये हैं कि चीनी मिल गन्ना किसानों का बकाये का भी भुगतान सही समय पर नहीं कर पा रही है। आर्थिक तंगी के कारण पिछले सत्र का 95 करोड़ रुपया किसानों का चीनी मिल पर अभी भी बकाया है। मिल ने अपने 600 कर्मियों को 2 माह के लिए नो वर्क नो सैलरी के आधार पर काम से बाहर का रास्ता दिखला दिया है। बेरोजगारी का दंश झेल रहे कर्मियों ने मिल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है और चक्का जाम कर मिल के चीनी की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। सरकार अगर मदद नहीं करती तो इस उद्योग जो आर्थिक विसंगतियों में बिल्कुल नाक तक डूब गया है, अपनी निजी संपत्ति बेच दी गई है, तो खर्चे के लिए कहां से आएगा पैसा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल हो जाएगा? चलाना
फैक्ट्री का नहीं चलाइए, सरकार मदद जब मदद नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगी? पैसे का काम तो पैसे से ही होगा ना। चीनी मिल की इस दुर्दशा से इससे जुड़े किसान भी परेशान हैं। किसानों का आर्थिक स्रोत रीगा चीनी मिल अगर बंद हो जाता है तो गन्ना उत्पादक किसान सड़क पर आ जाएंगे। साथ ही 600 कर्मियों से जुड़े हजारों लोगों के परिवार पर संकट मंडराने लगे हैं। ऐसे हालात में अब किसान भी सामूहिक आत्मदाह की भी धमकी दे रहे हैं। नहीं देता ऐसे ही लोग क्या करते हैं, कंबाल लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, खेल खिला के 3 साल 4 साल पर कूद काट के देते हैं। इसलिए गरीब बहुत मजबूरी में, इसलिए नहीं मुख देते हैं अपना। चीनी मिल के प्रबंधक हम लोगों को 10 मई से गेट से बाहर कर दिया, नो वर्क नो पे लगाकर, जो ये नियम कानून के विरुद्ध है। सरकार से हमारा आग्रह है कि हम लोगों का मांग जो है वो आकर यहाँ पूरा कराएं, और अगर हम लोगों का मांग पूरा होगा तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। उद्योग धंधों के प्रति सरकार की तत्परता रीगा चीनी मिल के हालात को देखकर लगाया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि सरकार पहले पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करे, जिससे राज्य में उद्योग की शाख मजबूत हो सके। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर के लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र में सफाई के लिए खरीदी गई टिपर में करोड़ों के घोटाले की खबर सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यहां यह है कि जिस पर 3.5 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है वो कोई और नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर के मेयर ही हैं। मुजफ्फरपुर में महा घोटाला, 3.5 करोड़ का घोटाला, खतरे में मेयर की कुर्सी। मुजफ्फरपुर का घोटालेबाज मेयर। ये है मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार। इन पर आरोप है कि इन्होंने 3.5 करोड़ का घोटाला किया है। निगरानी ब्यूरो ने अपनी जांच में मेयर को मुजफ्फरपुर के इस महा घोटाले का दोषी भी पाया। निगरानी ब्यूरो के चार्जशीट दायर करने के बाद मेयर सुरेश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल ये मामला 2017 का है। आरोपों के मुताबिक नगर निगम क्षेत्र में सफाई के लिए 50 टिपर की खरीद की गई थी, लेकिन मुजफ्फरपुर के एक बीडर के कम रेट वाले टेंडर को खारिज कर पटना के मौर्या मोटर से उसी टिपर की खरीद ज्यादा कीमत पर की गई। इस मामले में 12 दिसंबर 2018 को सरकार के आदेश के बाद पटना के निगरानी थाने में मेयर समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच में मेयर को दोषी पाया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई। इधर मेयर इसे एक साजिश करार देते हैं। फिलहाल मेयर सुरेश कुमार सुप्रीम कोर्ट से बेल पर हैं और न्यायालय पर पूरा एतबार जताते हुए कह रहे हैं कि उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है और वो त्याग पत्र नहीं देंगे। न्यायालय में हमको भरोसा है, न्यायालय से हमको बिल मिला हुआ है और चार्जशीट तो एक प्रक्रिया है, चार्जशीट करना है, चार्जशीट लोग किए हैं, चार्जशीट में देखेंगे क्या है ना है, लेकिन उसमें चार्जशीट करने से कोई दोषी नहीं होता है। और ये न्यायालय हमको बेल दी हुई है और न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हम हैं और हमको न्यायालय भरोसा है। मेयर सुरेश कुमार पर जो आरोप लगे हैं, अगर न्यायालय में वो साबित हो जाते हैं तो उन्हें 4 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। अवैध लाभ प्राप्त किया है, इसमें आरोप प्रमाणित होने पर 4 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान है। निगरानी ब्यूरो की जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद मेयर का अपनी कुर्सी पर बने रहना अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल मेयर के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद मुजफ्फरपुर के इस महा घोटाले की चर्चा जोरों पर है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने बिहार की सियासत में दलित राग अलापा है। पप्पू यादव ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को सीएम के तौर पर दलित चेहरे को प्रोजेक्ट करने की सलाह दी है। पप्पू यादव ने एनडीए को चिराग पासवान को आगे कर चुनाव लड़ने की सलाह दी है। निश्चित तौर पर लालू यादव जी को चाहिए इस बिहार को बचाने की, यदि उनकी ईमानदार प्रयास है, किसी न किसी अत्यंत पिछड़े और दलितों को अपने ही पार्टी से आप नेतृत्व दीजिए। सब लोग साथ खड़े होंगे, पप्पू यादव भी साथ खड़े हों
लेकिन भाजपा से कहेंगे सिर्फ सलाह मत दीजिए, कीजिए भी। और अगली खबर है गोपालगंज से, जहां बेखौफ अपराधियों ने इलेक्ट्रॉनिक शॉप के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इस दौरान इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना नगर थाना क्षेत्र के ब्रह्म चौक के पास की है और इसके बाद में मौके पर पुलिस पहुंचती है, मामले की छानबीन में जुट गई है। फायरिंग के बाद से दुकानदारों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। तो दुकानदारों में दहशत का माहौल है इस फायरिंग के बाद से। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, उन अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश में है, छापेमारी जारी है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान के बाहर फायरिंग की गई है और इसके पीछे क्या तथ्य हैं, उन सभी को पुलिस गंभीरता से उनकी जांच कर रही है कि इससे पहले क्या कोई लेवी की डिमांड की गई थी, ये मामला किस से जुड़ा हुआ है। हालांकि जो दुकानदार हैं वो पूरी जानकारी पुलिस को दे पा रहे हैं। ग्राहक से डील कर रहे थे तो मोटरसाइकिल से गया, लोग फायर किया तो संजोगवश हम बच गए। कितनी फायरिंग हुई थी? कितनी फायरिंग हुई थी? एक फायरिंग हुई। दहशत फैलाना है, व्यवसायियों को धमकाना है और धमकाने के बाद जब गोली चलेगी तो दहशत फैलेगा तो रंगदारी लेंगे, यही मामला है। तो और क्या मामला हो सकता है आज दिन में। तो खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।